के साथ साथ मैं आपको ये भी शो करवाना चाह रहा था कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी आप अ, उनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, सर जी, जी, वो थ्योरी का नाम आपने क्या बताया था अभी? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, सही है सर। ठीक है। और ये साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी आप वो लेक्चर देखेंगे तो उस लेक्चर से आपको जो बातें समझनी होंगी मज़ीद, या अगर आप मॉलिक्यूल देखने की ख्वाहिश रखते हो कि मॉलिक्यूल कैसा नज़र आता है, तो आप यहाँ पे आके मॉलिक्यूल को देख भी सकते हैं, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। 4 बॉन्डेड एंड 90 डिग्री एंगल के ऊपर कार्बन आइटम्स हैं। और ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी पर बातें की गई हैं उस लेक्चर के अंदर। तो ये है साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल जिसे हम बोट फॉर्म कहते हैं। ये अब ये बोट उल्टी हुई हुई है, इसको सीधा करते हैं। कुछ हुई है सीधी, थोड़ी सी हो गई है, फिर टेढ़ी हो गई है। ये कुछ गुजारा की टेढ़ी सीधी हो गई है। ये देखें, ये बोट की तरह, अगर आप देखें इसको गौर से तो ये बोट की तरह है। ये 2 कार्बन एटम्स इस तरफ है, ये एक इधर, इधर, ये देखें, ये और ये इस तरह से, ये बोट है, ठीक है, कश्ती उसकी तरह की इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। कार्बन एटम्स जो हैं वो बोट की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये देखें, ये, ठीक है, इस तरह से ये बोट की फॉर्म में अरेंज्ड है और इसे हम बोट फॉर्म कहते हैं। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बोट से चेयर फॉर्म में जाता है और इसकी जो चेयर फॉर्म है वो ये है, ठीक है। इसको चेयर फॉर्म किस लिए कहा जाता है कि ये चेयर की तरह है। ये देखें, ये एग्जैक्ट बनी है, ये आप यहाँ पे टेक लगा के बैठ सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, वैसे इस पे क्या बैठेंगे, ये तो नज़र भी नहीं आता, लेकिन इसकी शेप जो है वो चेयर की तरह है, ठीक है। चेयर की तरह इसकी शेप है, जिसे हम चेयर फॉर्म कहते हैं। तो ये 2 फॉर्म्स हैं साइक्लोहेक्सेन की। बाकी आप वो लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मज़ीद पता चल जाएगा। इस लिंक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओटर बीन सिमेट्री के साथ, ठीक है। ओटर बीन सिमेट्री, इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पहले भी मैंने एक बार सेंड किया था, फिर आप दोबारा सेंड कर दूंगा इसका, ताकि आपको इसमें कभी कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखने हो तो वो आप यहाँ पे 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। इसके बाद लेक्चर पे आते हैं। आज के हमारे लेक्चर में लेक्चर डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा अटेंडेंस सेंड कर लूँ, फिर शुरू करेंगे आगे। ओके, जी।
उसके बाद हमने अब तक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से डिस्कस किया है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को, और साइक्लो अल्केन्स को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बाद आज हमारा जो लेक्चर है ये है स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 7 दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे ये दिया गया है। पेज नंबर मेरे पास ये है 230। ठीक है, आपकी बुक का जो बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गुलाम रसूल चौधरी, उस बुक का पेज नंबर है 230। ठीक है, इसी के आसपास ही होगा न्यू एडिशन में भी, चैप्टर नंबर 7 स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स की एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट होती हैं, तो इससे उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने से जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरह का है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स दी गई हैं। चेन आइसोमेरिज्म, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। अब देखते हैं वन बाय वन इनको। पहला चेन आइसोमेरिज्म, इसे हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें एक कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10, जैसे ब्यूटेन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एक न्यूक्लियस की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये इसमें लीनियर है, इसमें हमने इस लीनियर वाले इस आखिरी कार्बन को उठा के हमने सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच कर लिया, ये जिसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक नॉर्मल चेन है, ठीक है, और एक ब्रांच चेन में आ जाती है। इसी तरह एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की एग्जांपल्स दी गई हैं। एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन को कहते हैं, आइसो में एक ब्रांच होती है और नियो में एक कार्बन सेंटर में उसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, इसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, मैं जूम कर लेता हूँ उसको। जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। देखें, इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप है तो 1 प्रोपानोल, सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप है 2 प्रोपानोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो पोजीशन चेंज कर ले तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं। इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हैं। इनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है पोजीशन आइसोमर्स का। जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो उसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, जैसे 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। इसके बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है C2H6O, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अगर लास्ट पे OH ग्रुप है तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, जबकि ऑक्सीजन सेंटर में हो तो ये ईथर ग्रुप है।
कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम, सबकी जो नंबर्स हैं वो सेम है दोनों के अंदर, C2H6O, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इधर OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उधर O है, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से प्रोपेनल्डिहाइड एंड एसीटोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। इसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, होमोलोगस सीरीज से डिपेंडेंट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अल्काइल ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। देखें यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, यहाँ देखें यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये डाइथाइल ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर जो कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं, तो इनको हम मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स, इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोला जाता है। जैसे ये डाइथाइल कीटोन है, ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है, ये भी मेटामर्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के जो फंक्शन ग्रुप है CO, इसके दोनों साइड पे कार्बन एटम्स डिफरेंट है, एक तरफ CH3 आ रहा है, एक तरफ C2H5 आ रहा है, इनको मेटामर्स कहा जाता है। इसके बाद टाटोमेरिज्म। जी, टाटोमेरिज्म आपने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट होती है, चेंज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज होती है विद द क्रॉसपॉन्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, उनको हम टॉटोमर्स कहते हैं। जैसे ये CH2 है, तो इसका CH2 का ये जो H है, ये H अगर इस ऑक्सीजन के पास चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, OH। अब ये मिस्टेकनली लिखा नहीं गया, ठीक है, OH। और जो ये डबल बॉन्ड था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये भी नहीं लिखा गया, ये भी मिस्टेकनली है। ठीक है, इनोलिक फॉर्म है इसकी, एसीटोएस्टिक एस्टेट की। ये नाइट्रो इथेन देख लें, इसमें देख लें, ये CH2 ग्रुप का जो H है वो इस ऑक्सीजन के पास आ गया, ये देखें OH बन गया, और जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गया, तो ये टाटोमर्स है। ठीक है, टाटोमर्स, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनको हम टाटोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को टाटोमेरिज्म बोला जाता है। ठीक है, और ये टाटोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। एक कंपाउंड के अंदर टाटोमर्स जो है, मतलब उसकी कीटो फॉर्म और इनोलिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, और ये हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ टाटोमेरिज्म टॉपिक में। ठीक है, के बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अब उसी के ऊपर प्रैक्टिस करवाई गई है आपकी। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वो डेफिनेशन आपने लिखनी है। विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, गिव वन एग्जांपल। जी, अब कौन सा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, अभी हमने पढ़ा है टाटोमेरिज्म, कि टाटोमेरिज्म ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जो दोनों टाटोमर्स के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऊपर का ये टाटोमेरिज्म वाला, इसकी एग्जांपल लिख देंगे आप, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, और ये देखें इनमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है ना ही, ये तो टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आप, इसी तरह के एक और क्वेश्चन भी नीचे दिया गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये देखें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स C3H8O गिविंग देयर IUPAC नेम्स। अब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि पॉसिबल आइसोमर्स इसके बनाएं और साथ ही साथ उसका IUPAC नेम भी लिखें। तो आप लिखेंगे 1 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल,
और फंक्शनल आइसोमर्स भी बना सकते हैं। अगर OH ग्रुप हो तो प्रोपेनॉल, और अगर ऑक्सीजन सेंटर में आ जाए तो मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन यानी ईथर ग्रुप जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक नंबर भी दिया गया है। इसका टॉपिक नंबर आपकी बुक में 2 सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड टाइप है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो सॉरी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट 3 डायमेंशनल रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डिफरेंट होती है, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। फिर फर्दर इसकी 2 मेन क्लासेस जो हैं वो को डिवाइड किया गया स्टीरियो आइसोमर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आपकी बुक में यहीं पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या क्या है, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसी को डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। फिर आपको इसी जब ये शुरू करेंगे तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मुझे पता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एटम्स की, ठीक है। तो जब तक स्ट्रक्चर ना दिखाया जाए, जब तक दिमाग में, इंसान के दिमाग में जब तक कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना हो तो उसका विजुअलाइजेशन जब तक ना हो, आपके दिमाग में इमेज ना बने, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी इमेज बनाएंगे जस्ट, अभी तो हमने शुरू किया है इस टॉपिक को, तो आहिस्ता आहिस्ता इमेज भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से थोड़ी सी हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी पहले एक तमहीद मानते हैं, थोड़ी सी हम इसकी इंट्रोडक्शन की बातें लेते हैं। व्हाट इज मीड बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट जो आमतौर पे आपके घरों में है, ठीक है, ट्यूबलाइट से, बल्ब से निकल रही है रोशनी, ये तमाम डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई मूव करती है, तमाम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, ठीक है। और इसमें 2 प्लेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। और जब भी आप लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही बटन ऑन करते हैं लाइट का, तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ठीक है। यानी कि लाइट की जो प्रोपगेशन है वो हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। अच्छा, अब इस ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका नाम है निकल प्रिज्म, NICOL, निकोल प्रिज्म। जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करवाया जाता है, जो तमाम वाइब्रेशंस 90 डिग्री की वाइब्रेशंस इसमें हो रही हैं, ऑल प्लेन्स में ये मूव कर रही है, तो इसमें सिर्फ एक प्लेन के अंदर वाइब्रेशन इसमें जारी रहती है, बाकी सारी कट ऑफ हो जाती हैं। देखें, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये लाइट सोर्स है, ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है। निकोल प्रिज्म, जब ये लाइट ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर भी जा रही है, इधर ये बल्ब है यहाँ से, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से रोशनी निकल रही है, हर तरफ जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे ही प्रिज्म में से पास होगी तो प्रिज्म, इस निकोल प्रिज्म में
एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इस लाइट की तमाम डायरेक्शन को कट ऑफ कर देगा, रोक देगा। सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट पास हो पाएगी, और वो डायरेक्शन है, ये देखें जरा, ये वाली ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, और एक लाइट की लाइन नीचे की तरफ जा रही है। जो इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, सिर्फ वही लाइट इसमें से पास हो पाएगी। इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सिंपल। जब लाइट को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए तो उसमें से सिर्फ एक प्लेन की लाइट निकलती है, बाकी सारी प्लेन्स की जो लाइट है वो कट ऑफ हो जाती हैं। वाई एक्सेस, जेड एक्सेस वगैरह वगैरह, एक्स एक्सेस जितनी भी हैं सारी कट ऑफ हो जाएंगी। सिर्फ एक, ये जो फर्ज कर लें वाई एक्सेस वाली लाइट है, तो वाई एक्सेस वाली जो लाइन है सिर्फ वो ही पास हो पाएगी। इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ओनली इन वन प्लेन। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? कुछ खास सब्सटेंसेस हैं, उनका बिहेवियर बड़ा अजीब है। वो अजीब बिहेवियर क्या है? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सॉल्यूशंस कह लें, सॉल्यूशंस भी हैं, क्रिस्टल्स भी हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाए और उस सॉल्यूशन में से ये प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये जब पास करवाई जाती है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में से, ये फर्ज कर लें सैंपल ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इस सॉल्यूशन में से पास होती है तो ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, मोड़ देता है। ये देखिए रोटेट करता है। ये इस एंगल पे थी, इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ज़रिए। ठीक है, तो ये सब्सटेंस इस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। इसी एक्टिविटी को, सब्सटेंस की ये जो एक्टिविटी है, इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये पोलराइज लाइट का ये प्लेन है, ये वाई एक्सिस वाला प्लेन। इस वाई एक्सिस वाले प्लेन को जब ये कंपाउंड, ये सब्सटेंस रोटेट करता है, ये प्लेन देखें, ये प्लेन रोटेट करेगा, ये देखें यहां तक रोटेट हो गया। ठीक है, रोटेट विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन प्लेस्ड इन इट्स पाथ, जब उसके रास्ते में ये रखा जाता है। ठीक है, सब्सटेंस के सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज के रास्ते में रखा जाए तो ये सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट कर देता है, प्लेन प्लेन को रोटेट कर देता है। आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का नाम देते हैं, और इस एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। हर सब्सटेंस एक खास एंगल तक ही रोटेट करता है, एक स्पेसिफिक एंगल तक रोटेट करता है। इस एंगल को एंगल ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम ऑप्टिकल रोटेशन का नाम देते हैं। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? ये जो लाइट प्लेन पोलराइज का जो प्लेन है, जब ये रोटेट करता है अल्फा एंगल के साथ, तो इसे हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी नेचर है कि वो इस प्लेन को किस हद तक रोटेट करते हैं। और कोई सब्सटेंसेस राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, यानी क्लॉकवाइज,
और कुछ सब्सटेंसेस इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे ये है, ये रोटेशन हुई, ये सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस, सैंपल ट्यूब है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से पास होगी तो ये अल्फा एंगल के साथ रोटेट हुई है। और देखें किस तरफ रोटेट हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट साइड पे रोटेट हुई है, ये राइट साइड पे रोटेट हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो सब्सटेंस इस प्लेन को राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उस सब्सटेंस को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं। अगर पूछा जाए डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट की जो प्लेन है उस प्लेन को राइट साइड पे रोटेट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको पॉजिटिव यानी प्लस साइन के साथ नोट किया जाता है, पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है, पॉजिटिव रोटेशन लिखी हो तो इसका मतलब है ये प्लेन पोलराइज को राइट साइड पे रोटेट करता है। और ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट की जो प्लेन है उसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करे, ठीक है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे, तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और इसको हम नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम नेगेटिव रोटेशन कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को, जो प्लेन है उसको रोटेट ना करे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट ये वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं पोलरीमीटर। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट साइड पे रोटेट करने की एबिलिटी, ठीक है, उस सब्सटेंस की जो एबिलिटी है, एक्टिविटी है, उसको नोट करता है। ठीक है, और इस पोलरीमीटर में क्या क्या है, दो निकल प्रिज्म्स हैं, एक ये वाला फर्स्ट निकल प्रिज्म पोलराइजर, और सेकंड ये वाला निकल प्रिज्म जिसे हम एनालाइजर कह रहे हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं यहां से हम। और इन दोनों प्रिज्म्स के दरमियान सैंपल ट्यूब मौजूद होती है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें से पास करवाते हैं लाइट, और ये लाइट पता चलती है कि राइट साइड पे रोटेट हो रही है या लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये 6.1 डायग्राम आपकी बुक में भी दी गई है। ठीक है, बुक में, हाँ जी, बुक पे भी दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी पोलरीमीटर के हवाले से। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? यहां तक समझ आ गया? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। सर जी ये बता सर दें आज जो डेक्स्ट्रो जी रोटेटरी जी, सब्सटेंस हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं राइट साइड पे, हाँ जी, तो इनको पॉजिटिव से शो किया जाता है हाँ जी, साइन से, और जो जी लिवो जी, हैं ये नेगेटिव नेगेटिव से शो किया जाता है, ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। सही है ठीक सर हो जी, गया, थैंक यू। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं जी। ये है स्पेसिफिक रोटेशन।
व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हर सब्सटेंस की अपनी अपनी एबिलिटी है कि वो इस प्लेन को, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है, इसको किस एंगल तक रोटेट करते हैं। ये हर सब्सटेंस की अपनी एबिलिटी है। तो इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का फिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी एक सब्सटेंस की फिक्स होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है हर सब्सटेंस की। तो अब स्पेसिफिक रोटेशन की तरफ जाना है हमने, तो इसी इसी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि अब यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है जो रोटेट होगा, ठीक है, वो किस एंगल तक रोटेट होता है हमने ये देखना है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इस सैंपल ट्यूब में किस किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की नेचर पे, ठीक है। हर मॉलिक्यूल की, हर सब्सटेंस की अपनी नेचर होगी, और ना सिर्फ इस मॉलिक्यूल की नेचर पे डिपेंड करती है बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, तो रोटेशन ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो रोटेशन कम होगी। तो दो चीजों पे ये रोटेशन डिपेंड कर रही है। ऑप्टिकल रोटेशन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर एक कि इस सैंपल ट्यूब में किस किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी कि इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, यानी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अब देखें ना कि अगर एक स्टूडेंट है, वो इस कॉन्सेंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml लेता है, ठीक है। 1 ग्राम पर ml, हमारे पास कोई सोल्यूट इसमें डिजोल्व करके चेक कर रहा है रोटेशन कितनी है। और कोई और स्टूडेंट है, वो उसी सब्सटेंस का 2 ग्राम पर ml ले लेता है, तो उसकी रोटेशन कुछ और आएगी। हालांकि सब्सटेंस एक ही है, रोटेशन कुछ और आएगी। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफिक करना है, कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करना है, एक स्टैंडर्ड बनाना है कि हर स्टूडेंट, हर साइंटिस्ट जब भी कोई काम करेगा तो उसने अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी मेजर करनी है किसी सब्सटेंस की, तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी होगी, स्पेसिफिक करना है, ठीक है। तो फिर जो रोटेशन मिलेगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। थोड़ी और डिटेल पढ़ते हैं इसकी। जी, सबसे पहले एक दो बातें बता दूं, फिर नीचे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट का ये जो प्लेन रोटेट करता है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर वेरिएट करेंगे तो इससे ये जो रोटेशन है ये कम ज़्यादा हो सकती है, यानी आपको टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करनी है, ठीक है, लेंथ फिक्स करनी है, कि क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। लेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, लेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। और फिर साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करती है कि ये जो लाइट आ रही है ये किस सोर्स से आ रही है, यानी लाइट सोर्स पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। लाइट सोर्स पे भी डिपेंडेंट है कि लाइट किस चीज से निकल रही है।
जैसे सोडियम डी लाइन आपने सुना होगा, एफएससी में आपको पढ़ाया जाता है सोडियम डी लाइन। जो सोडियम से लाइट निकलती है, सोडियम मेटल से, उसको हम सोडियम डी लाइन कहते हैं। सोडियम स्पेक्ट्रम से एक लाइन मिलती है, उसको सोडियम डी लाइन कहा जाता है। तो सोडियम की लाइन है, या नियॉन गैस से निकल रही है कोई लाइट, या किस इंस्ट्रूमेंट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, या ऑर्डिनरी आपकी सूरज की लाइट है, कौन सी लाइट है, ठीक है। तो इस पे भी रोटेशन डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेंथ पे डिपेंडेंट है कि ये इसकी लेंथ कितनी है, इसमें मौजूद सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, और इसमें मौजूद काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस, इस पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर लाइट की जो रोटेशन होनी है इस पे डिपेंडेंट है। अब अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है किसी सब्सटेंस की, ठीक है, ये अल्फा हमें मालूम करना है कि कितने एंगल तक रोटेट हुई है, तो इसके लिए मैंने अभी ये बताया कि स्पेसिफिक करना होगा। हम क्या क्या स्पेसिफिक कर रहे हैं, टेम्परेचर इस पे डिपेंडेंट है, लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट किस नेचर की है उस पर भी डिपेंडेंट है, फिर ये अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि अब कितना एंगल रोटेट होना है, ठीक है, वो बताएगा। ये डिपेंडेंट है लेंथ पे एंड कॉन्सेंट्रेशन पे, लेंथ ऑफ ट्यूब के ट्यूब की लेंथ कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर एमएल वो कितनी है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन। और स्पेसिफिक रोटेशन के लिए जो वर्ड स्पेसिफिक यूज किया जा रहा है उसका मतलब है टेम्परेचर फिक्स होगा, स्पेसिफिक होगा, लैम्डा फिक्स होगा, स्पेसिफिक, ठीक है, लेंथ भी स्पेसिफिक होगी, कॉन्सेंट्रेशन भी स्पेसिफिक होगी। तो फिर जो रोटेशन मिलेगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। थोड़ी और डिटेल देखते हैं, चलिए ये देखते हैं। चलें स्पेसिफिक करते हैं चीज़ें वन बाय वन। जैसे कि अभी बताया आपको कि लेंथ स्पेसिफिक करनी है, चलिए लेंथ हम ले लेते हैं 1 डेसीमीटर, ठीक है। ये जो ट्यूब की लेंथ है, ये सैंपल ट्यूब, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 1 डेसीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर कर लें, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इसकी लेंथ है। इसमें मौजूद सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर ml। कॉन्सेंट्रेशन भी स्पेसिफिक कर ली, लेंथ भी स्पेसिफिक कर ली। अब इसके बाद ये जो हम वेवलेंथ यूज करते हैं, लाइट ऑफ सोर्स लाइट, ठीक है, लाइट सोर्स, इसको स्पेसिफिक करते हैं, ये हम ले लेते हैं सोडियम डी लाइन, यानी लाइट सोर्स भी हमने स्पेसिफिक कर लिया, सोडियम डी लाइन यानी कि सोडियम में से लाइट निकल रही है तो उसी को रोटेट होना है, ठीक है। अब जो रोटेशन होगी इस सब्सटेंस के जरिए उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अगर आप ये चीजें स्पेसिफिक नहीं करते तो जो रोटेशन मिलेगी उससे कहेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अगर चीजें स्पेसिफिक करते हैं, सोडियम डी लाइन, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक करना है, ठीक है। टेम्परेचर, सोर्स ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ ट्यूब, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें अगर आप स्पेसिफिक नहीं करते तो फिर भी रोटेशन तो होगी ना, रोटेशन तो होगी, तो फिर जो रोटेशन होगी उसे कहेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। लेकिन अगर चीजें स्पेसिफिक करते हैं तो फिर जो रोटेशन होगी उसे कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। फार्मूले के अंदर ये सारी चीज़ें, टी टेम्परेचर के लिए है, लैम्डा वेवलेंथ के लिए है, ठीक है। हम स्पेसिफिक करने के बाद ये देखें, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमने सोडियम डी लाइन यूज़ किया, ठीक है, डी लाइन ऑफ सोडियम। ये सोडियम स्पेक्ट्रम हो ना, उसमें से एक जो लाइट यूज़ करते हैं वेवलेंथ, खास वेवलेंथ की, ठीक है, उसकी वेवलेंथ होती है 589 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ हो तो उसको हम
सोडियम डी लाइन कहते हैं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो शुगर केन है, गन्ने का रस, ठीक है, शुगर केन, ये स्पेसिफिक रोटेशन देता है, ठीक है। और 1 ग्राम पर ml अगर आपने लिया हो, 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन, 1 डेसीमीटर लेंथ ली हो, ठीक है, ट्यूब की, उसमें से अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सोडियम डी लाइन पास करवाई, तो पोलैरीमीटर दिखाएगा कि रोटेशन हुई है 66.5 डिग्री प्लस की तरफ, यानी क्लॉकवाइज। शुगर केन ने क्या किया, इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, राइट साइड पे रोटेट कर दिया, कितना, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा शुगर केन का। अब स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन देखें। इट इज ऑप्टिकल रोटेशन, है तो ये भी ऑप्टिकल रोटेशन, लेकिन कब, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट passes through 1 डेसीमीटर लेंथ, कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट 1 डेसीमीटर लेंथ की ट्यूब में से पास होती है, जिसमें सॉल्यूशन मौजूद था, कितना, हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इट इज डिफाइंड एज द optical rotation produced by a compound when a plane polarized light passes through a 1 डेसीमीटर length of a solution having concentration of 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई स्पेसिफिक रोटेशन की। इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि प्लस शुगर कैन की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि टेम्परेचर भी फिक्स होगा, वेवलेंथ भी फिक्स होगी, डी लाइन मतलब 589 नैनोमीटर, ठीक है, सोडियम लाइन यूज़ करते हैं, और प्लस साइन शो करता है कि ये जो शुगर केन है ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हमने इसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, ठीक है। शुगर केन में, शुगर केन का जो सोल्यूशन बनाया है वो वाटर में हमने सोल्यूशन बनाया शुगर केन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह वगैरह। कुछ बात पूछनी है? सर आपने कहा है कि जो रोटेशन है वो कंसंट्रेशन के मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रोटेशन होगी जी, लेकिन सर ये फार्मूले में इसका इनवर्स रिलेशन दिया हुआ है। सर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रोटेशन तो कम होनी चाहिए ना। क्वेश्चन सर ये थोड़ा ये क्लियर देखें, कर दे। हाँ जी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये है स्पेसिफिक रोटेशन का, स्पेसिफिक रोटेशन का कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन हर सब्सटेंस की फिक्स होती है। मैंने बात की है ऑप्टिकल रोटेशन की, ऑब्जर्व रोटेशन की। ऑब्जर्व रोटेशन के डिवाइड में ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को आप उधर ले जाए मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में है ना, वहां पे चला जाएगा तो इधर आ जाएगा मल्टीपल में, सी सामने आ जाएगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम एक्चुअली स्पेसिफिक रोटेशन में बताते हैं। हमने तो फिक्स की है चीजें, क्योंकि हमने तो फिक्स चीजें बतानी है हर सब्सटेंस की। ऐसा तो नहीं है कि कोई और स्टूडेंट जो है वो कुछ और स्पेसिफिक रोटेशन निकाल के ले आए किसी और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और कोई और कॉन्सेंट्रेशन निकाल के ले आए, तो इस वजह से। क्लियर हो गया? यस सर। स्पेसिफिक रोटेशन हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। हर सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर शुगर केन की बात की जाए तो शुगर केन की प्लस 66.5 डिग्री रोटेट करना इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, एग्जैक्ट ये नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट वो इतने डिग्री रोटेट नहीं करेगा इन तमाम कंडीशंस पर।
ठीक है, तो हर कंपाउंड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है रोटेट करने की, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रोटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसी से आपके टॉपिक के अंदर ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्पेसिफिक रोटेशन के बाद जो है कायरलिटी वगैरह, एनेंटियोमर्स वगैरह, कायरलिटी की तरफ चलते हैं। पहले ये आपको एनेंटियोमर्स बता दूं कि एनेंटियोमर्स क्या है। राइट अ नोट ऑन एनेंटियोमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट अ नोट ऑन एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स क्या है, या फिर डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मेंशन इट्स कंडीशन, selecting lactic acid as example, and how many isomers are possible in it। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स whose optical activity is due to its chiral axis। चलिए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट था लुइस पॉस्चर। ये सारी केमिस्ट्री जो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये इसी का साइंटिस्ट के आने की वजह से है। देखें ज़रा अल्लाह ताला ने कैसे कैसे साइंटिस्ट पैदा कर दिए जिनकी वजह से पूरे पूरे चैप्टर आ जाते हैं आपके पास। वॉलर था जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो गई इतनी ज़्यादा, और लुइस पॉस्चर है जिसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। लुइस पॉस्चर, इसने एक कंपाउंड है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का जो साल्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट्स की ये एनालिसिस कर रहा था, क्रिस्टलोग्राफी कर रहा था, ठीक है। और इसने एक कमाल की ऑब्जर्वेशन देखी, एक ख़ास ऑब्जर्वेशंस देखी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इसने सॉल्ट लिया था सोडियम अमोनियम टार्टरेट, ठीक है, सोडियम अमोनियम टार्टरेट। इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इसने इसके क्रिस्टल्स को देखा कि इसमें 2 किस्म के क्रिस्टल्स हैं, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं क्रिस्टल्स की अमोनियम टार्टरेट के अंदर, ठीक है। सोडियम अमोनियम टार्टरेट कंपाउंड एक ही है, लेकिन क्रिस्टल उसके अंदर 2 किस्म के हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं। और दोनों जो हैं वो मिरर इमेजेस हैं, ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। बताता हूँ अभी मिरर इमेजेस क्या होते हैं। उसने क्या किया कि उसने कोशिश की अपने हाथों से ही ना उन दोनों क्रिस्टल्स को अलहदा किया। 2 डिफरेंट टाइप्स थी क्रिस्टल्स की। लेंस यूज़ करके ना, फोर्सेप्स यूज़ करके इसने हाथों से ही ना, पेन से, एक जैसे हम अलहदा करते हैं 2 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको अलहदा किया क्रिस्टल्स को हाथों से ही, आराम आराम से, केयरफुली, ध्यान से। दोनों मिक्सचर्स के जो क्रिस्टल थे उनको अलहदा अलहदा कर दिया, डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल को अलहदा कर दिया, सेपरेट कर दिया। पहले मिक्सचर था ना, इकट्ठे थे सारे क्रिस्टल के, क्रिस्टल्स इकट्ठे थे, ठीक है। तो उसने कुछ क्रिस्टल्स को इधर ले आया, ठीक है, साइड बाय साइड उसने कर दिया। और उसने देखा कि ये मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस क्या होते हैं? आइए अब मिरर इमेजेस की तरफ ज़रा चलते हैं। ये देखें, ये एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है मेरे पास। ये सेंटर में कार्बन एटम है, ठीक है। इसमें एक ऊपर ग्रुप लगा हुआ है येलो कलर में, आई थिंक येलो है, मुझे कलर्स का इतना नहीं पता चलता। ये आई थिंक रेड है, ये आई थिंक ग्रीन है, ये आई थिंक ब्लू है। तो आई डोंट थिंक सो कि, पता नहीं अब कलर ठीक बताया कि नहीं, लड़कियों को पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता इतना। खैर, ये कार्बन एटम है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। चारों का कलर इसीलिए डिफरेंट किया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, ठीक है। और इस कंपाउंड का जब मिरर इसके सामने रखा जाए, यहाँ पे आप मिरर रखें, जब मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज बनेगा, और वो मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये देखें, ये सामने इसका मिरर इमेज बन रहा है कि जो सामने वाले होंगे वो ऐसे आ जाएंगे इसके साथ साथ। ये मिरर इमेज बन गया, ये इसका मिरर इमेज आ गया, इस कार्बन का मिरर इमेज आ गया, इस येलो वाले का भी मिरर इमेज बन गया। और ये जो पीछे था
लास्ट पे इसके पीछे मौजूद है, इसका भी मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको इसका भी मिरर इमेज नजर आएगा। अब इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को, इन दोनों कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये है एक ही चीज है, कंपाउंड एक ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और अगर आप कोशिश करें कि इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर फिक्स करना चाहें, ठीक है, इसके ऊपर उठा के इसके ऊपर लगाना चाहें तो ये फिक्स नहीं हो पाएगा। देखें जरा इसको, वीडियो को देखें। These two molecules have the same relationship that your hands do. Your hands are non-superimposable mirror images of each other. They're very similar, of course, but they are not identical. And so that's why we sometimes refer to these molecules as having handedness or being chiral, because they have that same relationship. Now, another way to establish that these are not identical is if I pick up one of these and try to superimpose them atom for atom, I can get the red atoms atom for atom. If I pick up, ये देखिए इसको रोटेट करना पड़ रहा है। ठीक है, रेड को अगर रेड के ऊपर रख one of these and try to superimpose them atom for atom, I can get the red atoms to match up and the yellow ones, but notice that the green and the purple atoms do not match up. Or if I orient this so that the green and purple atoms do coincide and superimpose, now notice that the red and the yellow are not matching up. So no matter how I spin these around, I can't get them to perfectly superimpose. And that's what we mean to say. वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो ये दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसको उठा के इसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। जैसे आपके हाथ हैं, आप सब बच्चे एक एक्टिविटी करें, अपना लेफ्ट हैंड उल्टा करके रखें। ठीक है, लेफ्ट हैंड उल्टा करें और उसका जो थंब फिंगर है उसको बाहर निकालें। ठीक है, अब राइट हैंड भी इसी तरह से सब बच्चे अपना उल्टा हैंड करें। ठीक है, उल्टा हाथ रखें और इस राइट हैंड को इस लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें। सब बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड को उठा के आप लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें। आप देखेंगे कि आपके जो दोनों थंब फिंगर्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, थंब दोनों बाहर हैं। तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, आपके हैंड एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह इम्पोज नहीं हो पा रहे। तो इसी तरह से ये कंपाउंड्स भी, दोनों कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ठीक है, इनको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कंपाउंड्स दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, लेकिन दोनों मिरर इमेजेस भी हैं। सो कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड enantiomers. Isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. ठीक है, इनको हम enantiomers कहते हैं। अब देखें ये जी enantiomorphs भी कहा जाता है इनको हम। ठीक है, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को enantiomorphs भी कहा जाता है। इस फिनोमेना को enantiomorphism नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर
are called enantiomers. अब इसी चीज को यहाँ एक और एग्जांपल के साथ दिखाया गया है कि आप 2 डायमेंशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को, एक कार्बन एटम है, उसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं LMNO, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं LMNO। आप चारों डिफरेंट हेलोजेंस लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, चारों डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मिरर लेंगे, सामने रखेंगे, मिरर के सामने ये L के सामने आ जाएगा, O के सामने यहाँ पे, ये दोनों जो पीछे मौजूद हैं इसी तरह से आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको इसी तरह से उठाना है। ठीक है, ऊपर पिक करेंगे, ऊपर उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो आप गौर करेंगे कि ये O वाली साइड जो है इधर आ रही है। ठीक है, और ये MN जो है ये पीछे आ रहे हैं, इधर इधर MN आएंगे। तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते। इन्हीं को कहते हैं एनेंशियोमर्स। इसको एनेंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। इस फिनोमेना को एनेंशियोमॉर्फिज्म कहा जाता है। और जो कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप्स अपने पास अटैच रखती हो, उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। यानी ऐसी कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होगी, उसे कहेंगे कायरल कार्बन एटम। ये देखिए, ये एग्जांपल दी गई है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड है आपके पास, इसका ये फार्मूला है CH3CHOCOOH, ये इसका स्ट्रक्चर है, ओपन करके लिखा गया है। सामने मिरर रखेंगे, मिरर रखेंगे तो ये H के सामने आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल सामने आएगा ना। ठीक है, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये OH जो पीछे है वो इसके पीछे चला जाएगा इधर। ठीक है, मिरर में भी वो पीछे ही आएगा, और COOH क्योंकि सामने है तो बिल्कुल सामने आ जाएगा इस तरह से, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब इसको उठा के इसके ऊपर इम्पोज करें, ये देखें H और CH3 इधर आ रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं H और CH3, तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये दोनों लैक्टिक एसिड है, फार्मूला देख सकते हैं, लैक्टिक एसिड है, ये देख लें लैक्टिक एसिड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है लैक्टिक एसिड की 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, कंपाउंड एक ही है, फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ एटम्स की पोजीशन डिफरेंट है। ये इधर है, ये एटम्स इधर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी तो इसे कहेंगे स्टीरियो आइसोमर, इसे कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो तो अभी हम पढ़ रहे हैं। पहली ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, एनेंशियोमर्स, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं, वन बाय वन हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो अगर 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनेंशियोमर्स लैक्टिक एसिड के, ये नीचे ये आ गया क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके भी इसी तरह एनेंशियोमर्स बनते हैं। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक एक चीज आपने गौर से देखनी है कि जो कार्बन एनेंशियोमर्स बना रही है उसके लिए जरूरी है कि डिफरेंट ग्रुप्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अगर होगी तो वो एनेंशियोमॉर्फिज्म दिखा सकेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है कि वो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसी कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है
उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या कहते हैं कायरल कार्बन एटम। और ऐसा कंपाउंड जो अपना मिरर इमेजेस बनाए और वो मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके तो उसे कहते हैं एनेंशोमर्स। ठीक है, इसे हम एनेंशोमरिज्म कहते हैं। यानी एनेंशोमरिज्म है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनेंशोमॉर्फिज्म की। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या था? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए हम लिखते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करते हैं। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिरर इमेजेस की कायरल कार्बन की वजह से आती है। ठीक है, जिस भी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होगी वो मॉलिक्यूल एनेंशोमर दे सकता है। कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है एक कंपाउंड के लिए कि अगर उसने एनेंशोमरिज्म दिखाना है। ठीक है, एनेंशोमरिज्म दिखाने के लिए कायरल कार्बन या जिसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं वो होना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ ये कार्बन पे डिपेंडेंट है, कोई भी हो सकता है, ग्रुप कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेंटर में कार्बन होगी तभी ये दिखा सकता है एनेंशोमॉर्फिज्म। ठीक, कोई भी दिखा सकता है, इसलिए जरूरी नहीं है। चले, आज के लिए यही काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा, नई चीज़ें हैं तो यहाँ तक हम डन करते हैं। चीज़ को गौर से पढ़ें और कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी है। और इसको मैं रिकॉर्ड करके सेव कर लेता हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा।